हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के। ये चैप्टर पूरा 8 मार्क्स का है और ये 8 के 8 मार्क्स लेने आपको बड़े आसान है। बस आपको क्या करना है, आपको पूरा चैप्टर अगर आपको अच्छे से कर लेना है तो आपको बस 3-4 चीज़ें करनी है। क्या, एक तो वन शॉट अच्छे से देख लेने हैं, इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसके लिए एमसीक्यू सीरीज की जो वीडियो है उसको आप देख लो। केस स्टडीज जो बन सकती हैं, केस स्टडीज वाले क्वेश्चन देख लो, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई, इन 4 वीडियो से आपका पूरा का पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी 8 मार्क्स डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 5-6 क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। देखिए, क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। एक तो आ सकता है कि इसमें जो सिचुएशन होती है उसको आपको एज ए इनइक्वालिटी फ्रेम करना होगा, यानी आपको जो स्टेटमेंट दे रखी होगी उसको समझकर आपको इक्वेशंस यहाँ पर बनाने होंगे। एक तरीका तो ये। दूसरा ये होगा कि आपको डायरेक्टली इनइक्वालिटीज दे दी जाएंगी, आपको उसको सॉल्व करना होगा, और तीसरे में दोनों काम हमें इकट्ठे करने होंगे। अब यहाँ पर 2 तरह के मेथड होते हैं, एक होता है आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड और दूसरा होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो ये दोनों मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, प्लस कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इक्वेशंस फ्रेम करने वाले हैं। अगर इक्वेशंस आपको ऑलरेडी दे रखी हो, इक्वेशंस नहीं बोलेंगे एक्चुअली, उनको इनइक्वालिटीज बोलेंगे, क्योंकि हमेशा उनमें ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू का साइन जरूर रहता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर कुछ सिचुएशन समझ लेते हैं, उससे फिर इनइक्वालिटीज फ्रेम करते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि एग्जाम में किस तरीके दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पर आपको कहता है कि रिटायर्ड पर्सन wants to invest an amount of up to ₹20,000। ठीक है, कोई एक पर्सन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ₹20,000 इन्वेस्ट कर सकता है। हिज ब्रोकर रिकमेंड इन्वेस्टिंग इन 2 टाइप ऑफ बॉन्ड ए एंड बी। अब उसके एक ब्रोकर साहब हैं, वो ब्रोकर कहते हैं कि जो आपके पास 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ए या फिर बी, आप इन दोनों में से कहीं पर भी पैसा लगा दो। बॉन्ड ए yielding 8% रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड बॉन्ड बी yielding 7% रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर आप बॉन्ड ए में पैसा लगाते हो तो आपको 8% का रिटर्न मिल जाएगा, अगर आप बॉन्ड बी में पैसा लगाते हो तो आपको 7% का रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरह की उनकी सलाह थी। अब जो पर्सन था उसने क्या करा, थोड़ा सोचा विचारी करी। आफ्टर सम कंसिडरेशन ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट at least ₹5,000 in bond A and no more than ₹8,000 in bond B। तो काफ़ी सोचा विचार करने के बाद उसने कहा कि भाई मैं कम से कम मैं ₹5,000 बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करूंगा, और बॉन्ड बी में मैं 8,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बॉन्ड ए में कम से कम 5,000 करूंगा और बॉन्ड बी के अंदर 8,000 से ज़्यादा नहीं करूंगा, उससे कम ही रखूंगा। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट लीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए एज इन बॉन्ड बी। और उसने साथ में ये कहा कि भाई जितना पैसा वो बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करने वाला है, कम से कम उतना पैसा बॉन्ड ए में तो इन्वेस्ट करना है। यानी बॉन्ड बी में अगर वो 6,000 लगाएगा तो बॉन्ड ए के अंदर कम से कम 6,000 तो लगाएगा, उससे कम की कोई चांस नहीं है। 6,000 लगाएगा या उससे ज़्यादा लगाएगा। तो अब कहता है कि फॉर्मुलेट एज एलपीपी टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है सिर्फ फॉर्मुलेट। तो आपको सिर्फ इनइक्वालिटीज यहाँ पर बनानी है, उनको सॉल्व नहीं करना है। फॉर्मुलेट का मतलब सिर्फ आपको उनको फॉर्मुलेट करना है, मतलब उनको बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि लिखा फॉर्मुलेट हो, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन छापे आओ, आप इनइक्वालिटीज भी बना दो, ग्राफ भी बना दो, कॉर्नर पॉइंट निकाल दो, सॉल्व भी कर दो, और नंबर मिलेंगे सिर्फ 2। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 2 या मैक्सिमम 3 नंबर में आ सकता है, जिसमें सिर्फ फॉर्मुलेशन करना होगा। तो ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। तो अब यहाँ पर जो भी आप चीज़ लोगे, एक्स या वाई, उसको आपको एक तो मेंशन जरूर करना है। नॉर्मली हम प्रैक्टिस में मेंशन चीज़ें नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मेंशन जरूर करना है कि लेट द इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए एंड बी ₹X एंड Y। ठीक है, इस तरह से हर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई जरूर करना है कि आप x क्या ले रहे हो, आप y क्या ले रहे हो। अब यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सबको आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है, सबको यूज करना होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप किसी को छोड़ दो। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि उसको रिटर्न यहाँ पर क्या मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आपको वही बनाना है, आप कुछ भी पहले बना लो, आप कंस्ट्रेंट बना लो या z बना लो। तो यहाँ पर उसने कहा कि भाई 8% का रिटर्न उसको मिलता है बॉन्ड ए पर और 7% का रिटर्न मिलता है उसको बॉन्ड बी पर।
तो यहाँ पर जो उसका फायदा होगा, जो उसका रिटर्न होगा वो क्या बनेगा, उसने कहा भाई 7% आपको मिलेगा बॉन्ड ए में, और बॉन्ड ए में कितना पैसा लगाया उसने एक्स, तो 7% सॉरी 8%, बॉन्ड ए में मिलेगा 8%, तो 8% ऑफ एक्स, प्लस आपको बॉन्ड बी पे मिलेगा जिसमें आपने वाई रुपए लगाया उस पर मिलेगा 7%, तो 7% ऑफ वाई, तो ये बनेगा आपका z। और इसको क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो कितना मैक्सिमम उसका हो सकता है, तो यहां पर लिख देंगे आप मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करना हो तो मैक्सिमाइज लिखो, मिनिमाइज करना हो तो मिनिमाइज लिखो। अब यहां से परसेंटेज को आप हटा दो तो ये बन जाएगा 8/100x प्लस 7/100y, तो ये आपका z बन गया, एक काम हमारा हो गया। अब उसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आओ। सबसे पहली लाइन में उसने कहा कि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, मेरे को दोनों बॉन्ड के अंदर जो पैसा लगाना है मैक्सिमम मैं इतना ही लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा पैसा ही नहीं है भाई, तो इससे ज़्यादा पैसा ही नहीं है, तुम क्या करेंगे भाई, पहला कंस्टेंट क्या बना, x प्लस वाई, इन दोनों की टोटल वैल्यू मिलाकर लेस देन और इक्वल्स टू 20,000, ये हमारा बन गया फर्स्ट कंस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। ध्यान रखना कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको कवर करनी है, ध्यान रखना क्वेश्चन में। फिर आगे कहता है कि उसने डिसाइड किया कि कम से कम वो 5,000 रुपीज़ बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करेगा, कम से कम करेगा मतलब ज़्यादा भी कर सकता है। दैट मीन्स बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्ट किया था, एक्स, तो जो एक्स की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5,000 होगी, एक कंस्टेंट ये। और बॉन्ड बी के अंदर उसने कह रहा है कि भैया 8,000 से ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है, कम करवा लो बेशक, ज़्यादा नहीं करूँगा, तो उसने कहा कि वाई के अंदर मैं लेस देन इक्वल्स टू 8,000 करूँगा, ये हो गया नेक्स्ट कंस्ट्रेंट। अब उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट, ठीक है, ये भी कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या कहता है कि जितना वो बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए एज इन बॉन्ड बी, यानी जितना वो बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करने वाला है कम से कम उतना तो एक्स में जरूर करेगा, यानी x की वैल्यू y के बराबर हो सकती है या फिर x की वैल्यू y से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है ये बनेगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, ठीक है, ये सारे कंस्ट्रेंट हो गए। अब इसके अलावा एक जो हम कहते हैं इनविजिबल कंस्ट्रेंट, उसको कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, ये हो सकता है कि आप कुछ भी इन्वेस्ट ना करो लेकिन नेगेटिव तो नहीं कर सकते हो। इसका मतलब एक जो कंस्ट्रेंट है हमारा, जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों को बेशक इकट्ठा लिख दो एक में ही, एक कंस्टेंट आपका ये बनेगा। अब इसके अंदर से ये चीज़ एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू उसने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5,000 दी हुई थी ऑलरेडी, तो अगर आप यहाँ पर x वाला छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x वाला अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x की वैल्यू तो पहले ही बता रहा है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5,000 होगी, यानी उससे कम तो होगी ही नहीं, यानी अगर मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 लेना चाहूँ तो वो होगी ही नहीं। तो अगर आप ये वाली वैल्यू ना भी लिखोगे तो भी कोई इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा हर क्वेश्चन में आप लिख ही दो, ठीक है, क्योंकि आपको जो मार्किंग स्कीम मिलेगी तो उसमें 99% है कि ये दोनों कंस्टेंट आपको लिखे हुए मिलेंगे, तो आपके नंबर को एक ना काटे, इसलिए बेटर है कि आप ये भी लिख ही देना। लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिखोगे तो ऐसा हो सकता है कि भाई मार्किंग स्कीम में मान लो ये वाला भी दे रखा हो और आपने ना लिखा हो तो एग्जामिनर खामखा का आधा नंबर उड़ा दे, तो इसलिए बेटर है कि लिख ही देना इसको आप, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंस्टेंट आपके कंप्लीट हो गए, ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है कि भाई ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू टाइप ऑफ टीचिंग एड्स A and B of mathematics for class 10th. Each type of A require 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing. Each type of B require 12 labor hours for fabricating and 3 labor hours for finishing. तो जो मैन्युफैक्चरिंग या डाइट वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उसमें डायरेक्टली इनइक्वलिटीज बनाने में अगर कैपेबल है तो बना दो, नहीं तो आप क्या करो, एक टेबल बना लो यहाँ पर, उससे थोड़ा सा आपको लिखना और समझना आसान हो जाता है, ठीक है। आप दो सॉरी आप दो तरीके के टीचिंग एड्स बना रहे हो, टीचिंग एड्स ए, टीचिंग एड्स बी। अब उसको चाहे आप यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ पर लिखो, उस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ टीचिंग एड ए और यहाँ पर लिख देते हैं बी।
अब इसको बनाने के लिए क्या दो चीजें हम कर रहे हैं, एक तो फैब्रिकेटिंग कर रहे हैं और एक हम फिनिशिंग कर रहे हैं। और ये जो टाइम है आपके पास ये इन आवर्स है। तो जब हम टीचिंग एड ए बना रहे हैं तो उस केस में जो टीचिंग एड हम ए बना रहे हैं उस केस के अंदर क्या हो रहा है, 9 लेबर आवर्स हम यूज़ कर रहे हैं फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टीचिंग एड ए में 9 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग, ये कुछ नहीं है, ठीक है, और 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग, ये हो गया। फिर टीचिंग एड्स बी पर जाओ, यहाँ पर कहता है कि 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग। तो इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 3। अब जो फैब्रिकेटिंग के लिए आपके पास कितने आवर्स अवेलेबल है, फैब्रिकेटिंग के लिए कितने आवर्स अवेलेबल हैं, ये देखो। अब यहाँ पर ये कहता है कि फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल पर वीक इज़ 180 एंड 30। तो फिनिशिंग के लिए 30 आवर्स अवेलेबल है, फैब्रिकेटिंग के लिए 180 आवर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये आपको मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, मैक्सिमम लेबर आवर्स, मतलब इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। तो यानी कंस्टेंट हमारा क्या बनेगा, अगर हम टीचिंग एड ए को x मान के चल रहे हैं तो यह आ जाएगा 9x और यह आ जाएगा 12y इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 180। ये बना आपके पास पहला कंस्टेंट। अब इसमें से अगर कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लो, 3 से सब डिवाइड हो रहा है, तो 3x, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, ये बना हमारा पहला कंस्टेंट। दूसरे में बनेगा यहाँ से x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, तो x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। इसके अलावा जो x और y हम बनाते हैं ये हमें बनाना ही बनाना है। देखो जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर ये सारी हमने यूज कर ली। आगे क्या कर रहा है, द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹80 ऑन ईच पीस ऑफ टाइप ए एंड ₹120 ऑन ईच पीस ऑफ टाइप बी। ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। और प्रॉफिट को क्या करना है, जहाँ प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमाइज ही करना होगा, मिनिमम तो कोई प्रॉफिट चाहता नहीं, सभी मैक्सिमम चाहते हैं। तो हाउ मेनी पीसेज ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू गेट ए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या बनेगा, ₹80 तो उसको मिलते हैं ए पर यानी 80x और 120 ऑन बी यानी 120y। अब यहाँ पर आपको ग्राफिकली इसको यहाँ पर कह रहा है मेक इट एज एन LPP एंड सॉल्व ग्राफिकली एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। तो यानी यहाँ पर आपको ये टोटल फाइंड करना है, सब कुछ इसके अंदर कंस्टेंट बनाने भी है, सॉल्यूशन भी करना है। अब जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे पहले। तो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर अब आप इसमें चाहे टेबल बना के करो, अगर आपको कंफर्टेबल है कि आप टेबल बना के सॉल्व करते हो सही से तो ऐसे आप टेबल बना के लिख लो पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि नहीं आप डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले वाले की टेबल बनाता हूँ, y को रखा हमने 0 तो x की वैल्यू निकलेगी 20। अब x को रखेंगे 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 15। तो x की वैल्यू 20 आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पे बनाना है आपको ये, ठीक है। x की वैल्यू 20 इधर आ गया, y की वैल्यू 15 ये मान लो इधर आ गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, थोड़ा बाहर निकाल देना, और लाइन ज्वाइन करके इन पर आपको एरो भी लगा देने, ठीक है। लाइन एरो सभी लाइंस पर रहें, जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे सभी के ऊपर एरो जरूर लगाने। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी इक्वेशन क्या थे आपके पास, कंस्टेंट ये था, तो इसकी आप टेबल बनाते हो। ये टेबल बनाना मैंडेटरी नहीं है, फिर बता रहा हूँ, आप रफ में भी बना सकते हो। x को 0 करेंगे तो y हो जाएगा 10, x को 0 करेंगे y 10 आ जाएगा, और y को 0 करेंगे तो x 30 आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को मार्क करो, 0 10 इधर हो गया और 30 0 ये इधर हो गया। अब इसकी लाइन ड्रॉ करोगे, अब ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट को और निकाल लो, क्योंकि कोई सा भी शेडेड रीजन बने, चाहे ये बने चाहे ये बने चाहे ये बने चाहे ये बने, ये पॉइंट तो सभी के अंदर आएगा ही आएगा।
तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड लगा दो। जैसे यहाँ पर ये पहली इक्वेशन है 3x + 4y, जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू लेना है, और जब यहाँ ग्राफ में भी लिखेंगे तो भी इक्वल्स टू ही लिखना है। जैसे ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये हमने ड्रॉ करी है इसकी, तो x + 3y = 30, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 3y = 30 लिखेंगे। ग्राफ के अंदर जब लिखोगे तो इक्वल्स टू का साइन लगाकर ही लिखना है, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है हमारे पास, 3x + 4y = 60, ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, जब ये वाली कोई इक्वेशन को लेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं, ताकि एलिमिनेशन मेथड हम लगा सके। यहाँ पर ये 4y था, तो 3x प्लस में 9y = इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 90, ठीक है। 3 से कर दिया इसको, 3 से इसको कर दिया, 3 से इसको कर दिया, साइन चेंज कर दो तो आ जाएगा -5y, ऐसा आ जाएगा -30, ठीक है। तो y की वैल्यू बनेगी आपके पास 6। अब y की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पर पुट करोगे, देखो 6 3 18, 18 को वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी ये जो पॉइंट है आपके पास ये आ जाएगा 12 और 6। अब उसके लिए शेडिड रीजन देखना है कि कौन सा आपका पड़ेगा। तो शेडिड के लिए क्या करते हैं हम, जो इनइक्वालिटीज होती है इसके अंदर पुट कर लेते हैं 0 0, फर्स्ट और सेकंड में ही करना है बस। तो यहाँ करेंगे 0 < 60, मतलब स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, और यहाँ पर पुट करेंगे 0 < 30, तो यहाँ भी स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। तो ट्रू आने का मतलब है कि दोनों का जो रीजन है टूवर्ड्स ओरिजिन। तो आप यहाँ दिखा दो कि भाई जब ये वाली लाइन का हमने शेडिड पोर्शन लिया तो इस तरफ शेड होना है, ऐसे एक एरो डाल के दिखा दो दोनों तरफ, ऐसे यहाँ से इसका शेड भी इसी तरफ होना है, और जो कॉमन शेड होगा उस कॉमन शेड को आप डार्क कर दो। तो इसको आपको डार्क कर देना है। तो अब आपके पास यहाँ से कॉर्नर पॉइंट बन गए, और यहाँ पर लिखो z 80x प्लस में 120y। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो बना आपके पास ये 0 0, ठीक है, एक 20 0, एक 12 6 और एक 0 10। ये चारों पॉइंट आपने लिख लेने, 0 0, 20 0, 12 6 और 0 10। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x और y की जगह 0 0 तो 0 हो जाएगा, x की जगह 20 करेंगे तो 8 2 16, मतलब 1600 हो गया। यहाँ पर करेंगे 12 8 96 प्लस 12 6 72, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 9 और 7 16, 1680। 10 यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 1200। तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था, मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है इधर। तो लास्ट में वर्ड्स में अपने आंसर लिख देना, मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹1680 इफ x = 12, या टीचिंग एड्स A is 12 एंड टीचिंग एड्स B is 6। लास्ट में वर्ड्स में अपना आंसर आपको जरूर देना है, ऐसे मत छोड़ देना कि बस अपने आप समझ लो भैया, जो समझना हमने तो वैल्यू निकाल दी है। तो जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा वो सारा का सारा आपको लास्ट में वर्ड्स में स्पेसिफाई जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, यहाँ पर ये कहता है कि यंग मैन राइड्स हिज साइकिल एट 25 km/h। एक यंग मैन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली एलपीपी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और डाइट वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा गया तो वो भी आपको करना अच्छे से आना चाहिए। तो कहता है फिर यंग मैन राइड्स मोटरसाइकिल एट 25 km/h। तो एक यंग है, अब यहाँ पर वो 25 km/h की स्पीड से चल रहा है। तो स्पीड वैसे तो कम दे रखी है, जो यंगस्टर होते हैं तो उनकी तो स्पीड ही कुछ अलग ही होती है भाई। ही हैज़ टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। तो अगर वो इस स्पीड से चलता है तो उसको ₹2 पर किलोमीटर का खर्चा लगभग बैठता है, ठीक है। ये काफ़ी मतलब किफ़ायती है। इफ़ ही राइड्स एट ए फास्टर स्पीड ऑफ 40 km/h। अब क्वेश्चन में ये फास्टर स्पीड कर रहा है, ये तो मतलब नॉर्मल से भी कम स्पीड है। तो 40 km/h की स्पीड से अगर चलता है तो पेट्रोल का प्राइस ₹5 पर किलोमीटर बढ़ जाता है। ही हैज़ ₹100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल एंड विशेज टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस। अब समस्या ये है कि पापा ने जेब में दिए ₹100, भाई ₹100 के पेट्रोल तो ले सकता है, इससे फालतू और कुछ नहीं है तेरे लिए। तो अब उसके पास ₹100 पेट्रोल पर स्पेंड करने के लिए है, और उसको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और टाइम भी दे दिया पापा ने, बेटा 1 घंटे के अंदर घर वापस आ जाइयो,
ठीक है, यानी 1 घंटे का टाइम है, एक घंटे के टाइम में तेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। उसके लिए तेरी जेब में 100 रुपये रख दिए। अब चाहे तू 25 की स्पीड से चला, चाहे तू 40 की स्पीड से चला, तेरी मर्जी है भाई। ठीक है, तो ये टाइम आ गया। अब एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट ग्राफिकली। अब यहाँ पर देखो दो सिचुएशन हो रही है कि या तो वो 25 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा या 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। तो मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर बी x किलोमीटर। हमने मान लिया कि 25 किलोमीटर की स्पीड से उसने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि उसने y किलोमीटर कवर किया। अब उसको जो है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। तो यानी आपके पास टाइम उसने दे दिया 1 आवर का। तो पहले तो जो ये खर्चा हो रहा है ना इसका, पहले इससे हम इक्वेशन इसकी इनइक्वालिटी बनाते हैं। खर्चा करने के लिए उसके पास मैक्सिमम 100 रुपये है। अब उसने कहा कि अगर वो इस स्पीड से चलता है, x रुपये की स्पीड, x किलोमीटर अगर वो जाता है और इस स्पीड से चलता है, तो उसका खर्चा ₹2 पर किलोमीटर बैठेगा। यानी 1 किलोमीटर जाएगा तो 2 रुपये बैठेगा, 2 किलोमीटर जाएगा तो 4 रुपये बैठेगा, और x किलोमीटर जाएगा तो 2x का उसका खर्चा होगा। यानी कंस्टेंट क्या बना, 2x प्लस अगर वो इस स्पीड से चलेगा तो 5 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा होगा, यानी 5y। और ये जो टोटल खर्चा मिलाकर उसके पास जो पॉकेट में है वो कितने, 100 रुपीज़ है। तो 100 से ज़्यादा तो वो खर्च कर ही नहीं सकता। तो एक कंस्टेंट तो बन गया आपका ये। अब दूसरा कंस्टेंट लो टाइम का, कि उसको जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया है, 1 आवर का टाइम दिया है। तो अगर हम इस स्पीड से चलें और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करें तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर। तो इसका टाइम बनेगा 25 अपॉन में x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस तो ऊपर है, स्पीड नीचे, उल्टा कर दिया। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इतना टाइम लगा। और टाइम टेकन टू कवर y किलोमीटर, तो यहाँ पर डिस्टेंस आ गया y और यहाँ पर स्पीड है 40। तो ये इस स्पीड से चलेगा तो इतना टाइम लगेगा, इस स्पीड से चलेगा तो इतना टाइम लगेगा। टोटल टाइम उसके पास कितना है, 1 आवर का टाइम है। तो इन दोनों का जो टोटल होगा x अपॉन 25 प्लस y अपॉन 40 लेस देन इक्वल्स टू 1 आवर। अब यहाँ 25 और 40 का आप एलसीएम ले लो, तो ये फ्रैक्शन में रहेंगी तो आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। तो ये आ जाएगा 200 एलसीएम, 25 अट्ठे 200, यहाँ पर आ जाएगा 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट कंस्टेंट बन गया 8x प्लस में 5y लेस देन इक्वल्स टू 200। ये आ गया सेकंड कंस्टेंट। अब इसके अलावा x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा वो उसमें नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है कि कह रहा है कि एंड विशेस टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आपको करना है मैक्सिमाइज क्या करना है, डिस्टेंस कितना है, x प्लस वाई, ये बन गया आपका z। अब यहाँ से बस इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इसकी हम ग्राफ बनाते हैं। ये आपके पास लाइंस हो गई, ठीक है। अब जो पॉइंट प्लॉट करते हैं, पहले वाले का अगर x को 0 रखते हैं, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। ठीक है, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, यहाँ ले लेते हैं 20, और y को 0 करते हैं तो x आ जाएगा 50। तो ये इधर आ गया। ठीक है, इसकी लाइन बना देते हैं और फिर इसकी लाइन निकालेंगे। पहले इसको बना देते हैं। अरे ठीक है, ये लाइन आ गई, एरो डालो, यहाँ लाइन 1 लिख देता हूँ मैं। दूसरी जो लाइन है इसमें अगर x की जगह 0 करते हैं तो y यहाँ से निकालेंगे, आएगा 40, तो y 40 इधर आ जाएगा, और y को 0 करते हैं तो x आ जाएगा
200 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 25 आ जाएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ये लाइन आ गई। ठीक है, वो पॉइंट थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा, ग्राफ में तुम बनाओगे तो सही आएगा तुम्हारा। तो अब यहाँ पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट और निकाल लेते हैं। उसके लिए फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास ये है 2x प्लस में 5y, और यहाँ पर भी देखो 5y है। तो जब इसमें से मैं इसको सपरेट करूँगा या इसमें से इसको सपरेट करूँगा तो 5y से 5y कैंसिल हो जाएगा। 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 200 माइनस 100 करेंगे तो आ जाएगा 100। तो 2 से इसे काट दिया, 2 से इसे काट दिया, तो x की वैल्यू बन गया आपके पास 50/3। और x अगर 50/3 है तो y निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। x की जगह 50/3 यहाँ पर पुट किया तो 50 को यहाँ करेंगे, 50 × 2 = 100 हो जाएगा। 100/3 प्लस 5y इक्वल्स टू 100। इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा आपके पास 5y, 300 माइनस 100 यानी 200/3। 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 40/3। तो x की वैल्यू 50/3 आ रही है और y की वैल्यू 40/3 आ रही है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद आप यहाँ से वही शेडिड पोर्शन फाइंड करो। यहाँ पर भी देखो लेस का साइन है, यहाँ पर भी लेस का साइन है, तो शेडिड रीजन आपका टूवर्ड्स ओरिजिन ही बनेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बनेगा हमारा शेडिड। तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये 4 हो गए। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ लिख लेते हैं Z। तो एक तो 0 0 हो गया, एक 25 0 हो गया, एक 0 20 हो गया, और एक आ गया 50/3 एंड 40/3। तो 0 0 यहाँ पुट करोगे 0 हो जाएगा, 25 पुट करोगे तो 25 आ जाएगा, 0 20 पुट करोगे तो 20 आएगा, और इन दोनों को पुट करते यहाँ पर इनको ऐड कर दो, 50 और 40 90, 90/3 यानी 30 आ जाएगा। तो यही आपका मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर if he ride at the speed of 25 kilometer is 50/3 kilometer and y is 40/3 kilometer. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक डाइट प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर भी जो डाइट वाला क्वेश्चन है वो आया था, और इस साल भी मैन्युफैक्चरिंग या डाइट के ही ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फिर भी जो थोड़े अनयूजुअल क्वेश्चन है आप वो भी एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सब कुछ कवर इजीली हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कहता है कि एक डाइट है जिसके अंदर एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए है और 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स है। तो 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। तो दो तरह की रिक्वायरमेंट है, विटामिन ए की भी और मिनरल्स की भी। दो तरह का फूड हम बना रहे हैं, फूड F1 एंड F2 आर अवेलेबल। फूड F1 की कॉस्ट इतनी है, फूड F2 की कॉस्ट इतनी है। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 4 unit of minerals. 1 unit of F2 contains 6 unit of mineral A and 3 unit of minerals. Formulate this as an LPP and find graphically the minimum cost for diet that consists of mixture of these two foods and also meet the minimum nutritional requirement. तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मुलेट करना है, मतलब पूरा सॉल्व करना है। तो जो डाइट वाले क्वेश्चन है उसमें भी आप क्या करो, टेबल बना लो। फूड F1 और F2 दो तरह का फूड हो गया। तो फूड F1 अगर आपको इनकी क्वांटिटीज़ किलोग्राम में दे रखी है तो किलोग्राम में लिख दो, यूनिट में दे रखी है तो सिंपल यूनिट में लिख दो। ठीक है, तो F1 इन यूनिट आ जाएगा और F2 भी इन यूनिट आ जाएगा। अब इसको बनाने के लिए आपको विटामिन ए चाहिए और मिनरल्स चाहिए, दो तरह की रिक्वायरमेंट है। तो फूड F1 के अंदर 3 यूनिट होना चाहिए विटामिन ए और 4 यूनिट होना चाहिए, 3 यूनिट विटामिन एन, 4 यूनिट ऑफ मिनरल। 1 unit of food F2 contains 6 unit of vitamin A and 3 unit of minerals. अब ये मिनरल्स और विटामिन आपके पास हैं कितने? उसके पास उसने कहा कि जो फूड आप बना रहे हो उसके अंदर कम से कम 80 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए। कम से कम की लिमिट दे रखी है, मतलब ये बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, और मिनरल्स भी कम से कम 100 यूनिट का होना चाहिए। तो यानी यहाँ से कंस्टेंट बना आपका 3x प्लस में 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, एक ये बन गया।
कॉमन कुछ निकलेगा नहीं। दूसरा 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, ये दूसरा बन गया। और तीसरा सदाबहार कंस्ट्रेंट ये वाला बन गया। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या रहेगी जो यूज़ नहीं करी है अभी हमने? देखो ये कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कर ली। ये रह गई है कि फूड F1 की कॉस्ट इतनी है, फूड F2 की कॉस्ट इतनी है। तो इससे आपको पता चलेगी कि इस फूड की मिनिमम कॉस्ट कितनी है। तो आपको करना है मिनिमाइज। मिनिमाइज करना है कितना? 4x प्लस 6y। अब बनाओ इसका ग्राफ। ग्राफ ढंग से बनाना, सही से स्केल लेके, गलत नहीं होने चाहिए। अब देखो पहली इक्वेशन है, उसमें अगर मैं x को 0 करता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 80/6। 80/6 यानी 40/3। तो 40/3 का मतलब हो जाएगा 13 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना, 40/3। यहाँ पर आपको पॉइंट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि वैल्यू कहाँ है ये। और अगर y को 0 करते हैं तो x आएगा 80/3, तो इसका डबल ही हो जाएगा, 27 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करो। फिर ये लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन 1 हो गई। अब दूसरी लाइन में कहता है कि x की वैल्यू करेंगे अगर हम 0 तो y की वैल्यू आएगी 100/3। तो 100/3 मतलब 33 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर ले लिया हमने 0 और 100/3, और y को 0 करते हैं तो x आएगा 25। तो ये 27 कुछ था, तो इसके पास ही आएगी थोड़ी सी, कितना 25 और 0। तो इन दोनों को ज्वाइन करो। उसके बाद अब ये वाला जो पॉइंट है इसको निकाल लेते हैं। अगर इसको निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो इसको हम सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले वाली को नहीं कर कुछ करते, पहले 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 80 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 8x, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 200। ये कैंसिल, इधर से आएगा -5, इधर से आ जाएगा -120। तो x की वैल्यू बनेगी आपके पास 24। x अगर 24 आ गया तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, 3 × 24 प्लस 6y इक्वल्स टू 80। तो 24 3 जा 72, 72 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो ये बनेगा 8, और y की वैल्यू आ जाएगी 8/6 यानी 4/3। तो x की वैल्यू तो 24 है और y की वैल्यू 4/3 है। अब इसमें शेडेड रीजन के लिए देखो पॉइंट में पुट करोगे, इसमें इक्वेशन में पुट करोगे 0 0, तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। तो ये स्टेटमेंट बनती है फॉल्स। इसमें पुट करोगे तो ये भी आएगा फॉल्स। अगर दोनों में फॉल्स आ रहा है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा दोनों का ही। ऐसा भी हो सकता है कि एक में फॉल्स हो जाए एक में ट्रू आ जाए। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों में ट्रू या दोनों में फॉल्स ही आएगा, एक में फॉल्स एक में ट्रू भी हो सकता है। तो फॉल्स आने का मतलब है दोनों का ही अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा, यानी इसका भी शेड इधर होगा बाहर की तरफ और इसका शेड भी बाहर की तरफ होगा। तो दोनों का शेड अगर बाहर की तरफ होगा तो कॉमन रीजन आपका ये बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है, बस ये चीज़ ध्यान रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है, वही तुम्हारी लिमिटेशन है, उससे बाहर नहीं जाना। अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बनेंगे, तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये बनेगा 0 और 100/3, दूसरा ये आ गया 24 एंड 4/3, और तीसरा आ गया नीचे 80/3 और 0, और z आपके पास है 4x प्लस 6y। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये तो देखो 0 हो जाना है। 100/3 को यहाँ पुट करोगे तो 6 कट जाएगा 3 से 2 पर, तो ये आ जाएगा 200। 24 4 जा 96 होते हैं, प्लस 3 से फिर इसको काटेंगे 2 का बचेगा, 2 4 जा 8, तो ये बन जाएगा 104।
80/3 यहाँ पर पुट करते हैं तो आ जाएगा 320/3, और 320/3 का मतलब हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर ये 6 7, ये आ गया। तो इसमें से मिनिमम कॉस्ट आपको चाहिए, तो मिनिमम हमारी ये बन रही है। ठीक है, ये मिनिमम आ गई। अब लेकिन अगर अनबाउंडेड रीजन होता है तो अभी हमारा आंसर फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, बाउंडेड में अगर होता तो ये फाइनल हो जाता, लेकिन अनबाउंडेड में फाइनल नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज feasible region is unbounded, so we draw एक इनइक्वलिटी आपको बनानी है, किसकी, z की, 4x + 6y, और मिनिमम पूछा तो लेस देन का साइन लगाना, और जो मिनिमम वैल्यू निकली आपकी 104, इसकी इनइक्वलिटी ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि ये कहाँ से पास करती है। तो यहाँ पर देखो, हमने अगर एक पॉइंट तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट तो आपका ये बनेगा ही बनेगा, मतलब यहाँ से तो पास करेगी करेगी, एक पॉइंट और निकालना है। तो वो पॉइंट निकालने के लिए आप वैसे ही करो कि y को 0 पुट कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 50, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 4 6 24, यानी 26 आएगा। तो 26 आपके पास, यहाँ पर 25 और ये 27 से थोड़ा सा कम था, तो इनके बीच में कहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए। ठीक है, बाहर निकाल दो पूरा, और ये दिखाओ कि ये वाली लाइन आपकी शेडिड पोर्शन के अंदर से पास नहीं कर रही है, विच डज नॉट पासिस थ्रू, विच डज नॉट passes through shaded portion या feasible region। अगर ये इसमें से पास नहीं करेगी, मतलब इस पॉइंट पर जो आपने मिनिमम वैल्यू निकाली है वो ठीक है। अगर पास कर जाएगी तो फिर आप लिखेंगे कि देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज, या मिनिमम कॉस्ट इज ₹104 if x is 24 and y is 4/3। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कंस्ट्रेंट बनाने के लिए आपको ये टेबल ऑलरेडी दे रखी है। जो टेबल हम बनाते हैं, इसने यहाँ पर टेबल हमें दे रखी है, ऐसा दे दिया तो और हमारा काम आसान हो जाएगा कि टेबल बनी बनाई मिल जाएगी। बस आपको सीधा कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। अब यहाँ पर टेबल में क्या कह रहा है, ये भी एक डाइट प्रॉब्लम ही है। ए पर्सन विशेज टू टेक टैबलेट्स ऑफ टाइप एक्स एंड टाइप टैबलेट वाई, द कंटेंट्स इन मिलीग्राम पर टैबलेट ऑफ आयरन, कैल्शियम, विटामिन। 3 तरह का कंटेंट है इसके अंदर, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन भी है। तो जो टैबलेट एक्स है ये हम मान लेते हैं कि ये एक्स यूनिट है और ये वाई यूनिट है। तो यहाँ से जब कंस्टेंट बनाएंगे तो 6x प्लस में 2y, पहला कंस्टेंट ये बनेगा 6x प्लस में 2y। अब यहाँ पर जो आयरन की क्वांटिटी है वो आपको कितनी दे रखी है, देखो, द पर्सन नीड्स टू सप्लीमेंट एटलीस्ट 18 मिलीग्राम ऑफ आयरन, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये पहला कंस्टेंट। दूसरा जब यहाँ पर देखो 3x 3y और कैल्शियम है आपके पास 21 मिलीग्राम, तो 3x 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई, 3 7 जा 21। तीसरा कंस्टेंट है आपके पास 2x प्लस 4y, और आपको विटामिन की क्वांटिटी दे रखी है 16 मिलीग्राम, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना होगा। द प्राइस ऑफ ईच टैबलेट ऑफ रुपीज एक्स एंड वाई ₹2 एंड ₹1। तो हाउ मेनी टैबलेट ऑफ ईच टाइप शुड द पर्सन टेकन इन ऑर्डर टू मीट द अबव रिक्वायरमेंट एट द मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमाइज करना है आपको, क्या मिनिमाइज करना है, z मिनिमाइज करना है। कितना होगा, 2x प्लस वाई।
मेक एन एलपीपी एंड सॉल्व इट ग्राफिकली यूजिंग आईएसओ प्रॉफिट और आईएसओ कॉस्ट मेथड। तो अगर मेथड का नाम आपको क्वेश्चन में दे देता है तो आपको उसी मेथड को फॉलो करना है। अगर सिर्फ बोलता है ग्राफिकल मेथड तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज़ करो। अब यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, पहले सब काम करना ऐसे होता है, स्टार्टिंग का सारा काम ऐसे ही करना होता है। कंस्ट्रेंट हमें ऐसे ही बनाने हैं, शेडेड पोर्शन हमें ऐसे ही फाइंड करना है, कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करने हैं, उसके बाद का काम जो है वो हमारा अलग होता है। तो पहले तो हम यहाँ पर इसका ग्राफ बना लेते हैं। पहली कंस्ट्रेंट लेते हैं, तो इसमें देखो x की वैल्यू अगर 0 करते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 3। x की वैल्यू 0 कर दें, y की वैल्यू 9 आएगी भाई, 3 नहीं। y को 0 करेंगे तो x की आएगी 3। तो ये बन गया आपके पास पहला कंस्टेंट। इसकी लाइन ड्रॉ कर दो। हर बार पहली लाइन तो गलत ही आती है हमारी। चलो, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट लाइन। फिर सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है, तो x और y, x को 0 करोगे y 7 हो जाएगा, y को 0 करोगे x 7 हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं इधर 7 है और इसका 7 इधर है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, इस बार एक ही बार में सीधी करनी है। अरे वाह, ये आ गई सेकंड लाइन। फिर थर्ड लाइन देखो क्या आता है, x को 0 करेंगे तो y आ जाएगा 4 और y को 0 करेंगे तो x आएगा 8। तो x को 0 कर रहे हैं तो y 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा करीबन। तो ये वाली जो है नीचे कुछ नहीं है ये, ठीक है। और y को 0 करेंगे तो x आएगा 8। तो ये सारी लाइन आगे आपके पास, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम बाद में निकाल लेंगे, जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर तीनों की जरूरत पड़ी तो तीनों निकाल देंगे, दो की जरूरत पड़ी तो दो ही निकालेंगे, ठीक है। क्यों अपना टाइम हम वेस्ट करें। तो पहले हम शेडेड पोर्शन देख लेते हैं क्या बनेगा। तो शेडेड पोर्शन के लिए देखो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19, फॉल्स आएगा। यहाँ पर भी फॉल्स आएगा और यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। तो तीनों में फॉल्स आ रहा है तो तीनों में अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा शेड, यानी जो शेड है हमारा वो इधर आएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत सिर्फ ये पड़ेगी, ये पड़ेगी, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास और ये वाला पॉइंट भी है। तो ये दो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये दो पॉइंट कौन सी लाइन के, सेकंड लाइन के। तो सेकंड को जब फर्स्ट से इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, सेकंड को जब थर्ड से करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो यानी फर्स्ट और सेकंड को पहले सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो ये y से y कैंसिल हो जाएगा अगर माइनस करेंगे तो 3x माइनस एक्स 2x बचेगा, 9 माइनस 7 2 बचेगा, यानी x की वैल्यू आपको मिलेगी 1 और x अगर 1 हो गया तो y हो जाएगा 6। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आएगा आपके पास 1 और 6। फिर दूसरा पॉइंट लेते हैं, इसमें सेकंड और थर्ड का यूज़ करना है। इसमें आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस वाई करेंगे 1 हो जाएगा 1y, 8 माइनस 7 करेंगे 1 आएगा, तो y की वैल्यू आएगी 1 और y 1 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा 6 एंड 1। तो कॉर्नर पॉइंट निकल गया, शेडेड पोर्शन हो गया। यहाँ तक का काम दोनों मेथड्स में आपको सेम करना है। अब इसके बाद का जो काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कहता है कि आप एक कन्वीनियंट वैल्यू ले लो, टेक ए कन्वीनियंट वैल्यू, टेक ए कन्वीनियंट वैल्यू फॉर z, दैट इज, वो वैल्यू क्या होगी। देखो z हमारे पास क्या है, 2x प्लस में 6y है, 2x प्लस में 6y है। तो इसकी हमें कोई कन्वीनियंट वैल्यू लेनी है। अब कन्वीनियंट वैल्यू से मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसको अगर आप यहाँ पर रखो और इसका अगर आप लाइंस ड्रॉ करो तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सको।
तो उसके लिए बेटर तो ये रहता है कि आप 2 और 1 जो भी नंबर यहाँ पर दे रखे उनका एलसीएम ले लो। तो जैसे मान लें एलसीएम ले लिया, इन दोनों का 2 एलसीएम आएगा। अब मैं यहाँ से अगर वैल्यू निकालूंगा, एक्स को 0 करके निकालूंगा, वाई की वैल्यू 2 आएगी, और वाई को 0 पुट करके निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। अब आपको ये देखना है कि जो वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं उनको ग्राफ पे आपको प्लॉट करना आसान है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ आसान है, आप इजीली उसको वैल्यूज़ को निकाल लोगे। जैसे यहाँ पर क्या रहे हैं, यहाँ 1 2 3 में वैल्यू ले रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पर 200 कर दूँ तो एक्स तो, और मतलब जो कन्वीनियंट वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो वैसे तो ठीक है, लॉजिकली तो ठीक है, लेकिन उसको मैं ग्राफ में प्लॉट कैसे करूँगा? क्योंकि अगर मैं एक्स को 0 कर देता हूँ, वाई आएगा 200, अब 200 के लिए मेरे को ग्राफ बहुत सारा बड़ा करना पड़ेगा, तो वो इलॉजिकल हो जाएगा, वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो कन्वीनियंट रहे, आपके लिए आसान रहे। तो आप इसमें 2 ले सकते हो, 2 से भी निकल जाएगा सॉल्यूशन इजीली। आप उसमें 4 भी ले सकते हो, कि 4 भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं देगा आपको। अगर मैं एक्स को 0 कर दूं तो वाई की वैल्यू 4 आएगी, और वाई को 0 कर दूं तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी। तो मतलब वो भी आप यहाँ पर इजीली वैल्यूज़ ले सकते हो। तो 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, आप किसी से भी ले लो, आंसर सभी से आपका आना है। ठीक है, तो मान लो हमने 4 लेके चले, तो 4 लेके चले, तो अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसकी एक लाइन ड्रॉ करनी है। कन्वीनियंट वैल्यू ले ली हमने लाइन, नाउ ड्रॉ। अब यहाँ से मिनिमम निकालना है तो आईएसओ कॉस्ट लाइन होती है, और मैक्सिमम निकालना है तो आईएसओ प्रॉफिट लाइन होती है। तो ड्रॉ, अब यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, मिनिमाइज, तो ड्रॉ आईएसओ कॉस्ट लाइन एंड ड्रॉ some other lines which is parallel to it, जो इसके पैरेलल रहेंगी। तो अब आपको क्या करना है, लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, और क्या पॉइंट लेना है, यहाँ पर अगर मैं x को 0 करता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 4, यानी यहाँ पर हो गया, और y को 0 करता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 2, तो वो यहाँ पर कहीं हो गया। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके हमारे पास एक लाइन आई। लाइन आपको खींचनी है इसमें डॉटेड लाइन का हमारे पास मेरे ख्याल नहीं है यहाँ पर ऑप्शन, चलो हम ऐसे ही खींच देते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन किया हमने, ये लाइन हमने ड्रॉ करनी है डॉटेड। ठीक है, इस तरह से। अब आपको इसके पैरेलल लाइन लेते हुए आगे चलना है, तो इसके पैरेलल लाइन लेते चले हुए आगे, तो ये यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी। गैप जितना मर्जी रखो आप बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैरेलल होना चाहिए बस। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट भी हमारा कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो आपका पॉइंट, खैर ये तो हमारा कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं, खैर इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला पॉइंट हमारा इसके बीच में आएगा, मतलब हमारी लाइन सबसे पहले इस पॉइंट को टच करेगी। तो जब आप मिनिमम वैल्यू निकालते हो तो जिस पॉइंट पर लाइन सबसे पहले टच करेगी वही आपकी मिनिमम वैल्यू देता है। तो यानी ये जो 0.16 है ये आपकी मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द नियरेस्ट पॉइंट gives us a minimum value तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज जो z होगा, z में आपको ये वाला पॉइंट पुट कर देना है 16। तो z आपके पास था 2x प्लस वाई, तो 2x की जगह 1 कर देंगे, y की जगह 6, तो ये आ जाएगा 8। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 8 आएगी, किस पॉइंट पर आएगी, एट 16। यानी जो आपके पास टैबलेट x थी वो आपको 1 टैबलेट लेनी है, जो टैबलेट y थी वो आपको 6 टैबलेट लेनी है। तो इससे आपकी मिनिमम जो कॉस्ट पड़ेगी आपको वो आ जाएगी। ठीक है, और लाइंस आपको थोड़ा सा और शेड करके दिखा देनी है, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है ना ये थोड़ा कवर हो जाए, और ये जो चारों पॉइंट है ये कवर हो जाए। ठीक है, तो आपके और लाइन ड्रॉ करके दिखा देना, ये होगी, ये वाला पॉइंट भी हमारा अगली बार में कवर हो जाएगा। बस इतना आप जरूर कर देना कि सारे पॉइंट आपके कवर हो जाए, और जो शेडेड पोर्शन है वहाँ पर भी आपकी लाइन चली जाए। अब इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो जब सबसे पहले आती है, आपको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है।
ठीक है, 0 0 से स्टार्ट करना है। इधर से जब हम इधर बढ़ेंगे तो जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आपको मिनिमम वैल्यू देगा, और जब से बाद में जो पॉइंट आता है वो आपको मैक्सिमम देता है। अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो हमारे पास इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाती। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। आई होप आपको मैंने सब तरह के क्वेश्चन इसमें अंदर बता दिए हैं। फिर भी किसी का कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इसी वीडियो के साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी हमारी वो भी फिनिश हो गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के जो एग्ज़ाम है उनमें हमारे वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। गॉड क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।